दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 के इतिहास के पहले पाठ जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं नदी घाटी की सभ्यताओं में सिंधु नदी घाटी सभ्यता को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग थे उनके ड्रेस यानी कि कपड़े कैसे थे और उनके ऑर्नामेंट्स कौन कौन से थे, यानी कि किन किन आभूषणों का वो उपयोग करते थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिस्कवरी के बारे में कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, इनके मुख्य फूड्स क्या थे, सोसाइटी इनका कैसा था, ओरिजिन कैसा था, इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में स्टार्टिंग से आप जान सकते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कपड़े कैसे थे और उनके ऑर्नामेंट्स कैसे थे। द हड़प्पा न्यू हाउ टू वीव कॉटन एंड मोस्टली यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स। हड़प्पावासी ये जानते थे कि कॉटन को कैसे बुना जाता है और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि कॉटन के कपड़ों को कैसे पहना जाता है, यानी कि ज़्यादातर वे कॉटन के कपड़े ही पहनते थे। द रिच पीपल यूज्ड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। जो अमीर लोग थे वो ठंडियों के समय पे वुलन कपड़े पहनते थे, यानी ऊनी कपड़े पहनते थे। द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पाइंडल्स इंडिकेट दैट द हड़प्पा न्यू स्पाइनिंग एंड वीविंग। ठीक, स्पाइनिंग का मतलब होता है कि वही थ्रेडिंग करना, यानी कि धागे बनाना। तो वहाँ पे जो क्ले स्पिंडल्स मिले हैं, यानी कि जो मिट्टी के जिसको हम कह सकते हैं कि चरखे मिले हैं जिससे धागा बनाया जाता, तैयार किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वे लोग स्पाइनिंग करना यानी कि धागे को घुमाना या ऐंठना और उसको बुनना जानते थे। अब इसको सामान्य भाषा में समझे तो जो हड़प्पा के लोग थे वो उन पतले पतले धागों को बनाना जानते थे जिससे कि कपड़े बुने जाते हैं। द वुमेन वोर सम काइंड्स ऑफ शर्ट्स एंड कवर्ड द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी विद अ क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है जिस तरीके से एक लबादा होता है, यानी कि एक तरीके से कपड़ा पहनती थी ऊपर के शरीर के ऊपर के हिस्से को डालने के लिए, ढकने के लिए, और साथ ही साथ में वो कुछ तरह के स्कर्ट्स को भी पहनती थी। दे यूज्ड टू कवर देयर हेड विद स्कार्फ्स। जो उनका सिर होता था यानी कि महिलाओं का, वे स्कार्फ से उसे ढकती थी। मेन यूज्ड टू वेयर अ धोती एंड शॉल राउंड द शोल्डर्स। जो उस समय के सिंधु हड़प्पा सभ्यता के जो पुरुष लोग होते थे वो एक धोती पहनते थे और एक शाल को अपने कंधे पे लपेटते थे। वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे इसे इमेज में दिखाया गया है कि ये जो व्यक्ति है ये एक शाल ओढ़े हुए है। तो इसी तरीके से वहाँ के जो पुरुष थे वो अपने ऊपरी हिस्से पे कपड़े को पहना करते थे। यही दूसरे इमेज में दिखाया गया है कि इनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे यानी कि जो आभूषण होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे जो उस समय ये लोग पहनते थे। यानी कि आभूषण आप सामान्य रूप से समझें तो जिस तरीके से आज हम लोग या हम लोग के घर की जो महिलाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती, जैसे ईयरिंग हो गया, नोजरिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस हो गया, तो ठीक उस समय भी इसी तरीके से लोग पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ ब्रीड्स एंड सेल्स। सेल और ब्रीड की यानी कि उस समय जो जिसको हम लोग कहते हैं कि खड़िया या चाक वाली मिट्टी जो होती है इससे बने हुए ऑर्नामेंट्स को ये लोग पहनते थे। द रिच पीपल और गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। जो अमीर लोग थे वो सोना और चांदी के भी आभूषण पहनते थे। तो ध्यान रहे बेटा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे या नहीं। तो जो अमीर लोग थे वे सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। These includes necklaces, amulets and finger rings. The women also wore head-dressed girdles, bangles and earrings. यानी कि इसमें मुख्य रूप से नेकलेस है, एम्यूलेट है, फिंगर रिंग है, इन सब चीज़ों को पहना जाता था और महिलाएं हेड ड्रेसेस और ग्रिडल एवं बैंगल्स भी पहनती थी और साथ ही साथ में ईयरिंग भी पहनती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन लोग का अम्यूजमेंट के साधन क्या थे, यानी कि किस तरीके से ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। सेम जैसे कि आज हम लोग हैं अपना मनोरंजन कॉमेडी देख करके, वीडियोस देख करके, नाटक देख करके करते हैं, किताबों को पढ़ करके करते हैं। तो ये लोग उस समय किस तरीके से अपना मनोरंजन करते थे। द हड़प्पा इंजॉयड ए नंबर ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। दे यूज्ड टू स्पेंड देयर
लीजर्स टाइम सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स एंड हंटिंग, यानी कि उनका जो समय होता था वो ज़्यादातर यानी कि मनोरंजन में, ज़्यादातर गाना गाने में, नाचने में और गेम खेलने में और शिकार करने में जाता था। दे वेर आल्सो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, ये शतरंज खेलने के भी शौकीन थे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शतरंज की खोज कहाँ से हुई थी, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से हुई थी। जो आज शतरंज की बात चलती है कहीं कहीं पे, इस पे बातें ये भी होती हैं कि शतरंज अपने देश यानी कि भारत का है या विदेश का है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो है शतरंज जो है यह भारत का ही रहा होगा, क्योंकि इस समय सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग भी इसका प्रयोग करते थे। द चिल्ड्रन यूज टू प्ले विद ए नंबर ऑफ टॉयज मेड बाई क्ले लाइक कार्ट, डॉल, मंकी, रेटल, विस्टल। जो बच्चे थे वो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बने हुए खिलौने जैसे कि कार्ट है, डॉल है, मंकीज हैं, रेटल्स हैं और विस्टल, इन सब का यूज़ करते थे खेलने के लिए। ये इनका अम्यूजमेंट का यानी कि एंटरटेनमेंट का साधन होता था। जैसे हो गया टॉय बोट, ये बच्चों के लिए है कि टॉय बोट है यानी कि एक तरीके से नाव है जो कि खिलौने के रूप में यूज होती थी। और ये है टॉय कार्ट यानी कि बच्चों के खेलने के लिए एक गाड़ी है। जिस तरीके से आज जो बच्चे हैं उनको प्लास्टिक्स के या अन्य जो हैं जो गैजेट्स हैं आते हैं खेलने के लिए, ठीक वैसे उस समय ये लोग क्ले के यानी कि मिट्टी, कच्ची मिट्टी के जो ये खिलौने होते थे बना करके उसे खेलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाउन प्लानिंग। इनका जो ये शहर बनाने का तरीका था, वो शहर बनाने का तरीका या प्लानिंग कैसी थी। जैसा कि जब हम लोग देखते हैं इस इमेज में, तो ये चाहे हम इस टाउन प्लानिंग की बात कर लें, ये जो इमेज आप सामने देख पा रहे हैं इसकी बात कर लें, या मोहनजोदाड़ो की जो स्ट्रीट्स हैं यानी कि जो गलियां हैं इनकी बात कर लें, या फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लें जो कि यहाँ की ये नालियाँ हैं आप देख सकते हैं, या फिर द ग्रेट बाथ है, तो ये जो इनका प्लानिंग थी कितनी अच्छी से, कितनी बढ़िया तरीके से थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इट्स टाउन प्लानिंग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक रिमार्केबल फीचर है वो है इनका टाउन प्लानिंग। ऑल द स्ट्रीट्स एंड लेन वेयर लेड अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान। एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग इनकी जो लेन्स थी वो और जो स्ट्रीट्स थी वो बनाई गई थी। द एडिक्वेट वाटर सप्लाई, efficient drainage system and the plan of house prove that the art of town planning and architecture was quite advanced। जो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि इनकी वाटर सप्लाई की जो टेक्निक थी, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि छोटी छोटी नालियाँ थी, फिर छोटी नालियाँ बड़े नाले में मिलती थी, बड़े नाले बाहर निकल जाते थे और बड़े नाले में मिल जाते थे, और घर बनाने का जो उनका तकनीकी थी, और इसके साथ ही साथ में इन पर देखते हैं खान की टाउन प्लानिंग जो थी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने टाउन का विकास किया हुआ था, इससे ये पता चलता है कि उस समय जो आर्किटेक्चर था वो एडवांस लेवल पे था। ईच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो सिटीज थी वो टू पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी। कौन कौन सा? दिस सीटाडेल वाज अ राइज्ड प्लेटफॉर्म रेक्टेंगुलर इन शेप एंड अबाउट 12 मीटर हाई। इट वाज द कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक एंड स्टोन विद वॉच टावर्स। इट हैड मैसिव वॉल एंड इट height acted as a protection against flood. It has believed that the ruler along with the high noble lived here. Importance public building like the Great Bath, Granary and Assembly Hall and the workshop were located here. अब देखो जो सिटेडल होता था, यानी कि सिटेडल का मतलब कि सबसे ऊपरी हिस्सा होता था। यदि बात कर ले छोटे से इमेज के माध्यम से, तो कुछ इस तरीके से एक बाउंड्री बनी होती थी जो कि बहुत हाई होती थी, लगभग इस पे जैसे इसमें बात की गई कि लगभग 12 मीटर ऊंचाई होती थी। इसके बाद इसी एरिया में जो वहाँ के श्रेष्ठ लोग होते थे, जिसे हम लोग समझ सकते हैं खां राजा लोग रहते थे, और इसी एरिया में पाया गया है विशाल स्नानागार होता था या अन्नागार हो गया, वो इसी एरिया में पाया जाता था और यहीं पे इनके घर होते थे, ये रहने का वासस्थान। दूसरा था लोअर टाउन had a residential building where the common people lived and carried on their professional work। इसके बाद जो दूसरा एरिया था वो दूसरा एरिया था लोकल, यानी कि जो सामान्य लोग थे, उन सामान्य लोगों के लिए यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल लोग थे वो रहते थे और अपने कार्य को वो करते थे। द अदर फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग आर, टाउन प्लानिंग के दो अदर जो फीचर्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको दोहरा करके समझ लेते हैं कि जो इनके सिटी प्लानिंग थी वो दो कैटेगरीज में बटी हुई थी। एक सिटेडल था जिसमें कि
जो मुख्य लोग थे वो रहते थे, और यहीं पे ग्रेनरीज, ग्रेथबाट और असेंबली हॉल ये सब हुआ करता था। और वहीं पे लोअर टाउन में जो निम्न स्तर के लोग होते थे, प्रोफेशनल होते थे, कोई काम को करने वाले कारीगर लोग होते थे, वो लोअर टाउन में रहते थे। यानी कि ये जो वहाँ के कबीले लोग थे, यानी जिनको हम ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ के राजा लोग, वो राजा लोग ऊंचाई पे रहते थे, और जो सामान्य लोग थे वो थोड़ा सा राजा के स्तर मुकाबले में जो जमीन का लेवल होता था वो उनसे ढाल पे नीचे होता था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। पहला फीचर है कि स्ट्रीट। द स्ट्रीट वेयर क्वाइट वाइड, वेरिंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट इन विड्थ। यानी कि जो इनकी गलियां थी वो 9 फीट से लेकर के ये लगभग 34 फीट तक की चौड़ी होती थी। द स्ट्रीट इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि अब जो भी गलियां या जो भी रास्ते बन रहे हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, यानी कि इसे हम कह रहे हैं राइट एंगल, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे। लैंप पोस्ट डिस्कवर्ड अलोंग द रोड इंडिकेट दैट द सिटीज प्रोबेबली हैड स्ट्रीट लाइट। अब यहाँ पे कुछ लैंप पोस्ट, यानी कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स लगे होते हैं सड़कों पर जब चलते हैं, उसमें खास करके जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो इसी तरीके से हम ये वहाँ पे पाते हैं कि रोड को इंडिकेट करने के लिए लैंप पोस्ट लगे हुए थे, और इससे ये हम लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये लोग भी उस समय स्ट्रीट लाइट का यूज़ करते थे। द मेन रोड वेयर वाइड एंड कर्व्ड एट द कॉर्नर सो दे हैवी कार्ट कुड टर्न इजिली। अब जो मेन रोड होती थी वो वाइड कर्व्ड होती थी, यानी कि ये अच्छे से घूमी हुई होती थी, जिससे कि जो हैवी कार्ट हो, यानी कि जो बड़ी गाड़ियां वो आसानी से घूम सके। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कोई गाड़ी इधर से आ रही है, डायरेक्ट कोने से अगर ऐसे घूमेगी तो उसका पिछला पहिया नीचे जा सकता है, तो इसलिए इसकी जो कर्व्ड होती थी वो इतने गोलाई में इतने अच्छे से होती थी कि कोई भी गाड़ी आए वो आसानी से घूम जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से इनकी जो सड़कें थी वो हुआ करती थी। दूसरा फीचर है इनका ड्रेनेज सिस्टम। द हड़प्पान हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम लाइक ऑफ विच आर नॉट फाउंड इन अदर सिटीज ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि उतना उस समय के किसी भी सिटीज में नहीं पाते, चाहे मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो या फिर चाइना हो, किसी भी सभ्यता में इस तरीके की जो ड्रेनेज सिस्टम है मिलती नहीं है। अब इनकी ड्रेनेज सिस्टम की खास बात यह थी कि ये जो नालियाँ बनी हुई थी, इन नालियों के ऊपर ढकी होती थी, यानी कि इस पर ढक्कन भी लगाए जाते थे, और जब जरूरत पड़ती थी उन ढक्कनों को हटा करके उसकी सफाई भी की जा सकती थी। तो इस तरीके से ये उस समय एडवांस लेवल की तकनीकी पे काम कर रहे थे कि उस समय भी इसको नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था रखते थे, और हर एक घर से छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी जो जाकर के बड़े नाले में मिलती थी। द हाउस ड्रेन्स इम्पटाइड वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। यानी कि घर की जो वेस्ट वाटर होता था, जो खराब पानी होता था, वो स्ट्रीट ड्रेन में जाता था। ड्रेन वेयर कवर्ड विद द ब्रिक एंड स्टोन। ये जो ड्रेन होती थी, यानी कि जो नाली होती थी, या स्टोन से या फिर ब्रिक से ढकी हुई थी, यानी कि ईंट से या पत्थर से ढकी हुई होती। द मेन होल एंड इंस्पेक्शन ट्रैप वेयर प्रोवाइडेड एट द रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि ये जो इनके मेन होल्स होते हैं, यानी कि जो नालियाँ होती थी, जो बड़े नाले होते थे, उनको एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी सफाई की जाती थी, और सफाई करने के साथ में ही उनको ट्रीटमेंट के साथ में रखा जाता था। यानी कि जिस तरीके से आज हम लोग नालियों पे छिड़काव करते हैं, या जहाँ पे गंदा पानी जमा होता है उस पर हम लोग कुछ न कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं, तो ये लोग भी उस समय ऐसा कुछ प्रोसेस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्वेलिंग हाउस, ऑल द हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। जितने भी घर बने हुए थे वो एक प्लान के अकॉर्डिंग बने हुए थे। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि हमारे नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, वो एक प्लान के अकॉर्डिंग घर को बनवाती हैं, तो ये उस समय घर जो बनाते थे वो एक प्लान के अकॉर्डिंग बनवाते थे। दे वेयर वन और टू स्टोरीज हाई। 1 और 2 स्टोरीज हाई इसका मतलब कि 1 या 2 मंजिले होते थे। जिस तरीके से आज हम शहरों में देखते हैं कि 10-10, 12-12 मंजिले, 20-20, 25-25 मंजिलों के भी इमारतें देखने को मिलती हैं, लेकिन इन लोगों के जो घर होते थे वो 1 या 2 स्टोरीज तक के होते, यानी कि 2 मंजिले तक में होते थे। द स्मॉल हाउसेस कंसिस्टेड ऑफ द 2 रूम्स वाइल द बिग वन हैड मेनी रूम्स। यानी कि जो छोटे घर होते थे कम से कम उसमें 2 कमरे होते थे, लेकिन जो बड़े होते थे उनमें कई कमरे होते थे।
द हाउस अनयूजुअली हैड अ courtyard surrounded by a room, a kitchen, a water well and a bathroom. They were built on both side of the street. देखो जो हाउस होता था यूजुअली उसमें क्या होता था कि कोर्टयार्ड होता है. कोर्टयार्ड का मतलब होता है कि आंगन, जो कि रूम से, किचन से और साथ ही साथ में पानी से एकदम अच्छी तरीके से सुसज्जित होता था. बाथरूम भी इसमें इनबिल्ट होता था. अब इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जैसे कोई भी घर जब बनाया जाता था तो उस घर में चारों तरफ से कुछ ना कुछ बना होता था, यानी कि चाहे वह किचन हो गया या फिर बाथरूम हो गया या फिर उनका रहने के लिए रूम हो गया, चारों तरफ से कुछ ना कुछ कमरे बने होते थे, बीच में आंगन टाइप का छूटता था. अब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया आज हम देख पाते हैं, यह प्रक्रिया कई सौ साल पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जिसके बारे में आज हम इतना खोज करने के बाद में पता कर पाए हैं हाँ इस तरीके से हम घर बना सकते हैं. ये लोग उस समय इस तकनीकी को खोज करके इसका उपयोग किया करते थे. तो हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में अभी तक की जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इससे पाते हैं कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग थे वो एडवांस थिंकिंग वाले थे. बहुत ज़्यादा अग्रणी उनकी सोच थी, बहुत सोच उनकी आगे थी, उनकी तकनीकी बहुत ही ज़्यादा आगे थी. अब देख लेते हैं कि उन लोगों का व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन क्या था, क्या क्या वो कार्य करते थे और किसके जरिए उनका जीवन यापन होता था. सिमत जैसे आज हम देखते हैं तो एक सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति है, उसका जीवन यापन करना है तो उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. तो यहाँ के लोग कौन सा काम करते थे? फर्स्ट वन है एग्रीकल्चर. द ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट डेफिनेटली नोन. यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो जो ऑक्यूपेशन है वो पूरी तरीके से डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता खाली यही करते थे, लेकिन बट सम ऑफ द एविडेंसेस अवेलेबल लाइक द वुडन प्लाउ एंड द ग्रेनरीज, इट इज बिलीव्ड दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फार्मर. देखो जो भी इतिहास की बातें होती हैं यदि उन पे कुछ भी एविडेंस मिलते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि उस समय अवशेष से ये पता चलता है हाँ उस समय ऐसा होता रहा होगा, तो उसके जरिए हम अनुमान लगाते हैं हाँ ऐसा होता रहा होगा. जैसे एग्रीकल्चर होता ही था ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ एविडेंस के रूप में लकड़ी के हल मिले, कुछ ग्रेनरीज यानी कि जिस तरीके से हम लोग अनाज को स्टोर करने के लिए आज ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे ग्रेनरीज मिली यानी कि अन्नागार जिसे कहते हैं. तो इससे ये माना गया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में अनाज का पाया जाना या वहाँ पे हल का पाया जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि हाँ वे लोग किसान रहे होंगे. हु लिव्ड बियॉन्ड द वॉल ऑफ द सिटीज़. हु लिव्ड बियॉन्ड ऑफ द वॉल ऑफ द सिटीज़ का मतलब कि जो शहर की दीवार के बियॉन्ड यानी कि बगल में रहते थे, यानी कि जो मेन सिटी होती थी, मेन सिटी से ये बगल में यानी कि जो रूरल एरिया होता था, ग्रामीण एरिया होता था, वहाँ पे ये रहते थे. दे सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड द रूलर इन द सिटीज़. अब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, स्क्राइब्स होते थे, यानी कि जो वहाँ के रूलर हो गए, जो उच्च व्यक्ति हो गए, जैसे कि वहाँ के प्राइस्ड पुजारी लोग हो गए, या जो वहाँ के और अन्य जो क्राफ्टमैन होते थे यानी कि जो शिल्पी होते थे, उन लोगों को किसान लोग अनाज देते होंगे. फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट द हड़प्पा ग्रीव. इट इज़ नो दैट दे ग्रीव व्हीट, वर्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड. अब यहाँ पे देखा गया कि ये जो लोग हड़प्पा के लोग जो फसलें उगाते थे इसमें मुख्य रूप से व्हीट, वर्ली, पल्सेज, राइस, इन्हीं सबको ये लोग उगाते थे. दे यूज टू वुडन प्लाउ टू डिग द अर्थ फॉर द टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड. ये लोग लकड़ी के हल का यूज करते थे मिट्टी को खोदने के लिए और जमीन को खेती करने योग्य बनाने के लिए, कि जमीन में जो मृदा है, मृदा में बीज को बोने के लिए पहले खेतों की जुताई की जाती. तो खेतों की जुताई के लिए ये लोग लकड़ी के हल का यूज करते थे. अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो एविडेंस के रूप में मिला वो लकड़ी का हल मिला, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये लोग लकड़ी के हल का यूज खेत को जोतने के लिए करते होंगे. दिस एविडेंट फ्रॉम द टॉय मॉडल ऑफ द प्लाउ विच हैव बीन डिस्कवर्ड एट हड़प्पा साइट. अब एक जो टॉय मॉडल का यहाँ पे देखते हैं कि प्लाउ मिला हुआ था, जो कि दिखाते हैं भाई आपको इमेज में. एक मिनट में दिखा रहा हूं कि जो टॉय मॉडल का यहाँ पे हल मिला, वो हल से ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये लोग कुछ इस तरीके से खेती करते रहे होंगे. ये देख सकते हैं आप, ये
इमेज है। अब ये टॉय मॉडल प्लाऊ है, इससे अनुमान लगाया जाता है हाँ ये लोग इसका उपयोग करते थे मिट्टी को खोदने के लिए। द हड़प्पान रीडर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बोफेलो, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो उनके कैटल में सीप होती थी, गोट होती थी और बोफेलो होती थी, इनका पालन वो करते थे, यानी कि वो लोग जानवर भी पालते थे। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक बेर, कैटफिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटपोल। अब एंटलोप का होता है कि चीटाखोर मछली पकड़ते थे या जंगली जानवरों को मारते थे या कुछ फल जैसे कि बेर को इकट्ठा करते थे। तो इकट्ठा करने का मतलब कि उसको लेकर के आते थे, चाहे मार्केट में बेचते हो या खुद के यूज के लिए रखते हो। इस चीज़ का कोई भी सटीक या सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल सकता कि कोई भी व्यक्ति जो सामान को ले आया वो सिर्फ अपने ही लिए ले आया है या फिर उसे बेचने के लिए लाया है। क्योंकि यदि कोई एविडेंस मिलता है तो उसी के आधार पर जो भी इतिहासकार होते हैं वो बातों को रख पाते हैं। अब जैसे ये लोग फल ले आते हैं बेर, तो बेर को ले आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ जो ये लोग बेर ले आए हुए हैं वो एक ही घर में हो या कई घरों में मिल जाए। तो एक घर में मिल रहे हो, कई घरों में मिल रही हो, इससे ये तो नहीं पता चलता ना कि हाँ इसको खरीदा और बेचा गया है या फिर खुद इकट्ठा लेकर के आए हुए हैं। हाँ, बेर के मिलने से इस चीज़ का पता लग सकता है हाँ ये लोग बेर इकट्ठा करते थे, यानी कि बेर को बिन करके ले आते थे। नेक्स्ट है पोट्री, यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये इमेज में देख सकते हैं कि इस तरीके से इनकी पोट्रीज बनती थी, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनते थे। द हड़प्पास न्यू द यूज ऑफ द पोटर्स व्हील एंड सम फाइन स्पेसिमेन ऑफ देयर पोट्री हैव बीन फाउंड, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो पोटर्स व्हील का यूज़ करते थे। पोटर्स व्हील्स का मतलब होता है जैसे जो हम लोग देखते हैं कि कुम्हार का चाक जो गोल गोल घुमाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी रख करके उसको कुल्हड़ में, सुराही में शेप दे करके बनाया जाता है। तो ठीक वैसे ये लोग भी एक व्हील का यूज़ करते थे और उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाली पोटरीज बनाते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। पोट्स वेयर मेड विद द फाइन क्ले, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। जो मिट्टी के बर्तन मिले ये अच्छी तरीके से नक्काशीदार थे, यानी कि उस पर नक्शे बनाए गए थे और उनको ब्यूटीफुल ब्लैक रंगों से सजाया गया था। इस तरीके से देख सकते हैं हाँ ये डिज़ाइनदार बनाए हुए हैं और उसके बाद उस पर पेंटिंग भी अच्छे से की हुई है। तो फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि ये लोग कितने एडवांस लेवल के रहे होंगे या उस समय इन लोगों का दिमाग कितना तेज चलता रहा होगा कि ये लोग उस समय में, यानी कि आज से बात करें तो लगभग 2 से 2,500 साल पहले ये लोग इस तरीके की तकनीक का उपयोग करते थे। अगला जो इनका ऑक्यूपेशन है वो है क्राफ्ट। ए लार्ज वेराइटी ऑफ द क्ले टॉयज, सील, beads, ornament of copper, bronze, gold and silver and statue have been found which indicate that many people would have been skilled craft person making all kind of the things either in their homes or special workshops। अब बहुत लंबी मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के बर्तन हैं, सील हैं, खिलौने हैं और कुछ कॉपर के ऑर्नामेंट हैं, ब्रोंज के हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, कुछ स्टैचूज भी यानी कि मूर्तियां हैं पाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो एक अच्छे स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के वो चीज़ों को तैयार कर लेते, विभिन्न प्रकार के आभूषण बना लेते थे, बर्तनों को बना लेते थे, या उनकी जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उसे ये लोग तैयार कर लेते थे। तो ऐसे लोगों को एक क्राफ्ट पर्सन कहा जाता है और उस समय के लोग, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग एक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया किस्म के क्राफ्ट पर्सन थे। अब ये चीज़ें ये लोग कुछ स्पेशल या तो घर के लिए बनाते होंगे या स्पेशल कोई वर्कशॉप होती थी उसके लिए बनाते। स्पेशल वर्कशॉप का मतलब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हाँ मेला वगैरह लगाया जाता है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन या फिर कुछ स्पेशल लकड़ी की चीज़ें तैयार की जाती हैं जो कि कुछ खास जगह की होती हैं, खास जगह को इंडिकेट करती हैं। तो वैसे ये लोग हो सकता है कुछ वर्कशॉप्स के लिए तैयार करते हो या फिर होम बेसिक पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को तैयार करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनिंग एंड वीविंग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पाइंडल्स रोल मेड ऑफ द टेराकोटा।
टेराकोटा यानी कि एक प्रकार की मिट्टी होती है, उससे बनी हुई स्पाइंडल रोल का मतलब कि एक चरखा मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि दे यूज टू स्पाइन थ्रेड्स बिसाइड एक्चुअल पीस ऑफ द ओवन क्लोथ्स वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम ऑब्जेक्ट एंड मोहनजोदाड़ो। सिल्वर वेस का मतलब होता है, वेस का मतलब होता है फूलदान, यानी कि चांदी के फूलदान के ऊपर जो ओवन क्लोथ थे यानी कि बुने हुए कपड़े थे वो उस फूलदान के मुहाने पे लपेटे गए थे। और जो ये चरखा मिला, ये जो इस तरीके से बुने हुए कपड़े लपेटे हुए पाए गए मोहनजोदड़ो में, इससे ये कंफर्म हो गया कि ये लोग धागा तैयार करना और उस तैयार किए हुए धागे से कपड़े बुनना जानते थे। द स्टैचू ऑफ अ मैन वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट सजेस्टेड दैट द हड़प्पान वेयर स्किल इन द आर्ट ऑफ द स्पाइनिंग एंड द वीविंग। जो एक व्यक्ति की मूर्ति मिली, जैसा कि भी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि एक मूर्ति मिली जिसमें ये देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपने कंधे से साल ओढ़े हुए है और वो जो साल थी वो फूलदार थी। तो ऐसे में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कपड़ा तैयार करना जानते थे और साथ ही साथ में उन कपड़ों पे कलाकारी भी, यानी कि जिस तरीके से आज में फूल वगैरह उकेरे जाते हैं ये लोग उकेरना जानते थे। अभी उस इमेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये इमेज देख सकते हैं जिस तरीके से ये व्यक्ति साल ओढ़े हुए है और साल के ऊपर जो इस तरीके से ये नक्काशी की गई है, इस नक्काशी से ऐसा लगता है कि ये लोग एक बढ़िया किस्म के स्पाइनर और वीवर भी थे, यानी कि अच्छे तरीके से कपड़ों को बिनना और तैयार करना ये जानते थे। नेक्स्ट वन इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ द इंडिविजुअल हाउस एंड पब्लिक बिल्डिंग इंडिकेट दैट द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। जिस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग मिली है, जो घर मिले हैं, इंडिविजुअल्स घर मिले हों, ये पब्लिक बिल्डिंग मिली हों, इससे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा था और ये भी पता चलता है कि ये लोग यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये अच्छे कारीगर, कुशल कारीगर थे और अच्छी अच्छी बिल्डिंग ये भी बनाते थे। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द नंबर ऑफ द नील्स ऑफ द बेकिंग ब्रिक्स फाउंड अ वेराइटी ऑफ द हड़प्पन साइट। विभिन्न साइटों पे ईंट जो मिली, जो बेकिंग ईंट यानी कि पकाई हुई ईंट मिली, इससे ये भी पता चलता है कि ये लोग ईंट को पकाना भी जानते थे। यानी कि हम लोग सोच सकते हैं, सोच करके अमेज्ड रह जाते हैं कि जिस सभ्यता को आज से 2,500 से 3,000 साल पहले हम ये मानते हैं कि हाँ ये विकसित हुई, वो सभ्यता या उस सभ्यता के लोग इतने ज़्यादा विकसित थे कि जितना हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग मिट्टी के ईंट तैयार करते थे, ईंटों को पकाते थे और उससे बिल्डिंग का निर्माण करते थे। मज़ेदार बात यह है इससे जुड़ा हुआ फैक्ट कि उन लोगों ने जो बिल्डिंग्स बनाई उसके जो अवशेष मिले हैं, जैसे धौलावीरा में भी हाल में अवशेष पाए गए थे, तो उन अवशेषों में एक खास बात देखी गई कि ये अवशेष अभी भी लीकेज नहीं करते, यानी कि इससे एक तरफ से दूसरे तरफ पानी अभी लीक नहीं करता है। तो अब हम इमेजिन करने में आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कितने उम्दा कलाकार रहे होंगे, कितने अच्छी इनकी टेक्नोलॉजी रही होगी। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका ट्रेड क्या था, व्यवसाय। अभी तो हम लोग इनका एक्यूपेशन देखते थे। एक्यूपेशन वो होता है कि कौन कौन सा काम क्या कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के पर्पज से कौन सा काम किया जा रहा है, क्या क्या ये लोग बिजनेस करते थे, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। द हड़प्पान कैरीड आउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब कि हड़प्पा के लोग आपस में अपने ही सिटीज़ में ये लोग बिजनेस करते थे या वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, एक तरीके से बाजार व्यवस्था थी। इंटरनल ट्रेड्स वेयर कैरीड आउट थ्रू द लैंड रूट बाय द बुलॉक कार्ट। जो इंटरनल ट्रेड होती थी, यानी एक गांव से दूसरे गांव में सामान को बेचना है तो वो बुलॉक कार्ट के जरिए होती है, यानी कि बैलगाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को पहुंचाते थे और बेचते थे। विद इन इंडिया दे गॉट प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड अदर आर्टिकल फ्रॉम मेनी टाउन्स। अब भारत में जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार कर रहे थे तो बहुमूल्य पत्थर, धातुएं और अन्य चीज़ें या अन्य जो आर्टिकल्स थे उनको विभिन्न शहरों से मिलते थे। द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पान सील इन मेनी वेस्ट एशियन कंट्रीज इंडिकेट दैट द हड़प्पान्स हैड कमर्शियल रिलेशनशिप विद देम। अब देखो, जो ये हड़प्पा के लोग थे इनकी कुछ मुहरें थी। अब इन मुहरों को वेस्ट एशिया में भी
देखा गया। वेस्ट एशिया का मतलब कि जैसे कुछ इसमें मेसोपोटामिया में इनकी सिक्के मिले यानी कि सील मिली और कुछ मिस्र में मिली। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग एक्सटर्नल बिजनेस भी करते थे यानी कि विदेशों से भी इनका बिजनेस होता था। अब ये देख सकते हैं उनके ये वेटेज थे यानी कि जिस तरीके से हम लोग वजन करने के लिए अलग अलग बाट का यूज़ करते थे, ये उस तरीके से इनके बाट थे, इनका यूज ये करते थे सामान के माप तौल के लिए। तो आई होप कि जो इतनी चीज़ें थी आज आपको समझ में आई होंगी। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, इनके क्राफ्ट्स को बारे में देखेंगे, स्क्रिप्ट देखेंगे और सील के बारे में देखेंगे, यानी कि फुली चैप्टर के बारे में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।